Hello guys, welcome back to my channel. So let's start with the same topic, class 9th science chapter 5. So we were doing the cell organelles. Next जो cell organelle के बारे में हम पढ़ेंगे वो है lysosomes. Lysosomes. So let's start the reading. Structurally lysosomes are membrane bound sacs. ये भी क्या होते हैं, membrane bound sacs होते हैं, मतलब इनके इर्द गिर्द जो है वो membrane होती है. जो ये सैक है, पर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये किससे फिल हुई होती हैं? इनके अंदर एंजाइम्स फिल हुए होते हैं, एंजाइम्स से भरी होती हैं ये. दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER. ये वाले एंजाइम्स कौन भेजता है बना के? जो RER है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है? एंजाइम्स भेजता है, देता है इसे और इसे स्टोर कर लेता है ये लाइसोसोम अपने अंदर. लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. मतलब एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है. कोई भी वेस्ट वगैरह है जो सेल की, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है लाइसोसोम्स में. दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग. ये कैसे करते हैं क्लीनिंग? ये क्या करते हैं? दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल. कैसे क्लीन रखते हैं ये सेल को, कैसे साफ़ रखते हैं, कैसे उसका वेस्ट क्लियर करते हैं? बाय डाइजेस्टिंग. कोई भी चीज़ उसे खा जाते हैं ये, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर कर जाए सेल के, या फिर सेल के अंदर ही कोई चीज़ टूट जाए, वॉर्न आउट हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, है ना, तो उसे ये खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं. सो फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल. फॉरेन बाहर से जो मटेरियल्स आते हैं सेल के अंदर, सच एज बैक्टीरिया और फूड. कोई भी आता है, जैसे फूड हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स. अगर कोई पुराना जो ओल्ड हो गया ऑर्गेनल ख़त्म होने वाला है, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, सबको कौन एंड अप करता है, सबको ख़त्म कौन करता है? लाइसोसोम्स. एक क्लियर करते हैं, क्लीनिंग करते हैं सेल की, साफ सफाई रखते हैं. विच ब्रेक्स कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. ठीक है. लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. ऐसा ये क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स हैं जो इसे RER ने दिए हैं. बहुत से पावरफुल, शक्तिशाली जो अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है. सारे के सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने के वो कैपेबल हैं, वो योग्य हैं कि वो तोड़ सकते हैं. जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे तोड़ देते हैं ये एंजाइम्स. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस. अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, सेल के कामकाज में कोई गड़बड़ाहट होती है, कोई गड़बड़ होती है. फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स, मान लो अगर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, नुकसान हो गया, उनको ख़त्म हो रहे हैं, तो लाइसोसोम्स में बस्ट. तो ऐसे में क्या होता है? लाइसोसोम अपने आप को बस्ट करता है, टूट जाता है इसका सैक, अंदर में से एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं ओन सेल को ही, अपने ही सेल को खा जाते हैं. देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स. इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं कि अपने आप को ही, अपने सेल को ही ये खा जाते हैं. सो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. क्यों इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है? क्योंकि क्लीनिंग करते हैं, ऐसे खा के सेल को ख़त्म कर देते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का जो पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि जो सारी की सारी एनर्जी है, सेल ने जितनी भी फंक्शंस करनी है, सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स. माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं. द आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहरली जो मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्ड हुई होती है. बाहरली जो मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, उसमें छेद होते हैं. ठीक है. अंदरली मेम्ब्रेन में क्या होता है? फोल्डेड. फोल्डेड तो समझते हो ना, फोल्ड हुई होती है. सो दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया. ये जो फोल्ड है अंदरली साइड उसकी मेम्ब्रेन के, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं. किसके लिए? फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. ये जो फोल्ड्स हैं
ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाया जाएगा, है ना, उनकी जनरेट करना होता है किसी चीज़ को बनाना, तो जनरेट मीन्स उनको बनाने के लिए ये सरफेस देते हैं। केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं मेम्ब्रेन की, जो इनसाइड वाली जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे। जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ, है ना, जो लाइफ के लिए, सेल की लाइफ के लिए वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही हैं, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। कैसे देता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी सेल को देता है। एटीपी आपने याद रखना है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक कंपाउंड होता है ये, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, मिक्सचर्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। एक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड के अंदर एनर्जी फील होती है। जब ये कंपाउंड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें से एनर्जी निकल जाती है, तो वो एनर्जी सेल यूज़ कर लेता है ना। तो एटीपी जो है वो इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं एक्चुअल में सेल की। ये सेल को एनर्जी देता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। जो एनर्जी हमें एटीपी से आ रही है, बॉडी उसे कैसे यूज़ करती है? न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए सेल उसे बॉडी यूज़ करती है, और जो हम मैकेनिकल काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट, एक जो डिफरेंट है, एक अलग से हैं ये ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। सो इन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन्स। अपने लिए ये प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। जो इनको प्रोटीन्स चाहिए ये खुद बना सकते हैं। ठीक है जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड्स ऑर्गेनल्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। देयर आर, यहाँ पे दो तरह के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलर वाले, जिनके अंदर कोई कलर होता है, लाल, हरा या फिर कोई भी कलर, येलो, है ना। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वाइट, कलरलेस प्लास्टिड। जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। वो वाले क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो आप। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए। जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। इनमें ये नहीं है कि ग्रीन पिगमेंट ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो इनमें येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। जो क्लोरोफिल है उसके अंदर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and proteins granules are stored। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ स्टोर हो ही रहती है? स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सारे ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, ये ऑर्गेनल ल्यूकोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज हाउस है, इन चीज़ों को स्टोर कर लेता है। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded। ये क्या होती है? इंटरनल। अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखें क्लोरोप्लास्ट की कैसी होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं। काफ़ी सारी मेम्ब्रेन की जो तहें होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो इम्बेंड हुई होती हैं। किस में लगी होती हैं? एक मटेरियल में लगी होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। एक मटेरियल के अंदर ये सारी की सारी लगी होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से देखने में ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही लगते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही प्लास्टिड का अपना डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं। ओके, ये भी अपनी प्रोटीन्स खुद बनाते हैं। सो वैक्यूल्स आ गए नेक्स्ट। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। ये स्टोरेज सैक है, स्टोरेज का हाउस है। किसको स्टोर करना है? फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी लिक्विड कंटेंट हो वो वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं।
वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल, जबकि प्लांट सेल में ये बहुत बड़े साइज के होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स मेक ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल में तो इतने बड़े होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 90% जो स्पेस है सेल की यही कवर कर लेते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, जो प्लांट सेल है उनके अंदर जो वैक्यूल है वो सेल सैप, खाली स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं। टर्जिडिटी होती है फुलावट, मतलब स्वेलिंग टाइप, कुछ फुला फुला सा है ना, स्पॉन्जी सा। और रिजिडिटी होती है सख्त, ये सख्तपुना, ये दोनों चीज़ें देती है ये जो है वैक्यूल्स प्लांट सेल को। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, बहुत सारी जो चीज़ें प्लांट सेल के लिए ज़रूरी हैं उसकी लाइफ के लिए, वो कहाँ स्टोर हुई होती हैं, वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड, वो क्या क्या हैं जो स्टोर हुआ होता है इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा हमने ये भी पढ़ा ना कि मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनका जो फूड वैक्यूल है वो उसके अंदर फूड आइटम्स होती हैं दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्स, जिसे अमीबा ने खाना होता है, जिसके ऊपर अमीबा की लाइफ डिपेंड करती है। तो वो फूड कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में ही होता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस। कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, वहाँ पे जो वैक्यूल्स हैं ये बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालने के काम भी आते हैं। बॉडी में से एक्सेस वाटर बाहर निकालते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल भी सेल में से बाहर निकालते हैं। ईच सेल दस एक्वायर्ड इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक सेल की अपनी एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे वो ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल है। तो द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल अपने आप में अपने सारे के सारे काम खुद कर लेता है, डिपेंडेंट है ये। तो दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, तो ये सारी चीज़ें सेल को एबल करती हैं कि वो सारी की सारी फंक्शंस कर लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, क्लियरिंग वेस्ट भी निकालता है और न्यू प्रोटीन्स भी बनाता है। दस द सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे हमने सारा स्टडी किया तो सेल के ऊपर पूरी बॉडी डिपेंड है, तो सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर प्लांट हो गए या फिर वो एनिमल्स हो गए, सो इट्स ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे एक टॉपिक छोटा सा है सेल डिवीज़न, ये डिटेल में आपको +1 में क्लास में होगा, अभी बस स्मॉल छोटा सा इन्होंने यहाँ पे दिया है सेल डिवीज़न के सेल कैसे डिवाइड करते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। तो ग्रोथ के लिए न्यू सेल्स का बनना बहुत ज़रूरी है। टू रिप्लेस ओल्ड, पुराने जो सेल्स हैं उनको हटा देना है, न्यू सेल्स का बनना बहुत ज़रूरी है। डेड और इंजर्ड सेल्स, या पुराने सेल्स जो हैं उनको बॉडी में से निकालना ज़रूरी है। एंड टू फॉर्म गैमीट्स, गैमीट बनते हैं ना, जैसे एग, ह्यूमंस के केस में एग और स्पर्म होता है ना, जो गैमीट है जिससे न्यू जनरेशन या न्यू बेबी जो बनता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमीट्स चाहिए वो भी ऐसे ही बनते हैं सेल डिवाइड होके। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, जिस प्रोसेस में न्यू सेल्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड होके आगे न्यू सेल्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड म्योसिस। मेनली 2 तरह की सेल डिवीजन्स होती हैं, माइटोसिस एंड म्योसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, ऐसा जो प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए, सिर्फ ग्रोथ होने के लिए सेल्स डिवाइड होते हैं, आगे सेल्स का नंबर बढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं माइटोसिस। या फिर ऐसे कह लें जिस डिवीज़न की वजह से किसी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, इट्स कॉल्ड माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस में जो हर एक सेल है उसे हम मदर सेल बोलते हैं। और मदर सेल जो डिवाइड होके आगे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ये देखो माइटोसिस दिखाई है, जो सेल्स डिवाइड होके क्या बन रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स जो हैं वो सेम नंबर, जो पहले क्रोमोसोम्स का नंबर था मदर सेल में वही सेम डॉटर सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। मान लो उसमें 23 था तो दोनों में 23 हो जाएगा।
मतलब कोई नंबर में चेंज नहीं होगा, जितना क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल में था उतना ही दोनों डॉटर सेल्स में होगा। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये क्या करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है और टिश्यूज़ की रिपेयर में। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। तो प्लांट एनिमल्स, ठीक है, और इसमें जो गैमीट्स बनते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स और प्लांट्स में जो गैमीट्स बनते हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो गैमीट्स में फ्यूज़ होके क्या करते हैं, न्यू जो ऑफस्प्रिंग है उसे जन्म देते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेसेस, वो अलग अलग प्रोसेसेस से डिवाइड होते हैं, जिससे प्रोसेस को हम बोलते हैं म्योसिस। कौन सी डिवीज़न से वो डिवाइड होकर बनते हैं, म्योसिस से। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन्स, इसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन्स होती हैं। देखो पहले एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बने, 2 से फिर क्या हुआ, 4 सेल बने इसमें ऐसे होता है। तो डिवाइड्स बाय माइटोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स। तो इससे वो माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 सेल्स बने थे, यहाँ से 1 से 4 बनेंगे। जो न्यू सेल्स हैं उनमें जाके क्या हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाएगा। जितना मदर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर था वो डॉटर सेल्स में उससे हाफ हो जाएगा। मान लो पहले 46 था, डॉटर सेल्स में कितना रह जाएगा, 23। ठीक है। कैन यू थिंक एज वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे क्यों होता है, पहले ही क्रोमोसोम्स नंबर्स को हाफ क्यों कर लिए? क्योंकि इसका आंसर ये है कि उन फ्यूज़न तो होनी है ना, उन फर्टिलाइजेशन होनी है, एक गैमीट ने दूसरे गैमीट के साथ जाके फ्यूज़ होना है, मिलना है, तो फिर से जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। 23 + 23 फिर से होके 46 हो जाता है। ये आप आगे क्लासेस में स्टडी करोगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5। I hope you guys understand very well. Thanks for watching the video. अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, है ना, कमेंट करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।